भारत के इतिहास में रजिया सुल्तान का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है क्योंकि उसे भारत की प्रथम महिला शासक होने का गौरव प्राप्त है। दिल्ली सल्तनत के दौर में जब बेगमों को सिर्फ महलों के अंदर आराम के लिए रखा जाता था, वहीं रजिया सुल्तान ने महल से बाहर निकलकर शासन की बागडोर संभाली थी। रजिया सुल्तान ने अस्त्र शस्त्र का भी ज्ञान प्राप्त किया था। उसकी बदौलत उसे दिल्ली की सल्तनत की पहली महिला शासक बनने का गौरव मिला। उसने दूसरे सुल्तान की पत्नियों की तरह खुद को सुल्ताना कहलवाने के बजाय सुल्तान कहलवाना पसंद किया, क्योंकि वो खुद को किसी पुरुष से कम नहीं मानती थी। रजिया सुल्तान ने सबसे पहले अपने करिश्माई व्यक्तित्व का प्रदर्शन दिल्ली की प्रजा को अपने सुल्तान पद पर स्थापित होने के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए किया। उसने दिल्ली की प्रजा को न्याय मांगकर रुकनुद्दीन फिरोज के विरोध विद्रोह का माहौल पैदा कर दिया। वह कूटनीति में चतुर थी, अतः अपनी चतुराई का प्रदर्शन करते हुए उसने तुर्क ए चहलगानी की महत्वाकांक्षा और एकाधिकार को तोड़ने का प्रयास किया। इसके अलावा विद्रोही अमीरों में आपस में फूट पैदा करवा दी और उन्हें राजधानी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और दिल्ली में सुल्तान के पद पर आसीन हुई। अपने शासनकाल में रजिया ने अपने पूरे राज्य में कानून व्यवस्था को उचित ढंग से सुचारू किया। उसने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इमारतों के निर्माण करवाए, सड़कें बनवाई और कुएं खुदवाए। उसने अपने राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई विद्यालयों, संस्थानों, खोज संस्थानों और राजकीय पुस्तकालयों का निर्माण करवाया। उसने सभी संस्थानों में मुस्लिम शिक्षा के साथ साथ हिंदू शिक्षा का भी समन्वय करवाया। उसने कला और संस्कृति को बढ़ाने के लिए कवियों, कलाकारों और संगीतकारों को भी प्रोत्साहित किया। रजिया के इस फैसले से उसके दरबार के सरदार अप्रसन्न थे। वे एक स्त्री के समक्ष नतमस्तक होना अपने अहंकार के विरुद्ध मानते थे। उन लोगों ने मृतक सुल्तान की इच्छाओं का उल्लंघन करके उसके सबसे बड़े पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को, जो अपने पिता के जीवन काल में बदायूं तथा कुछ वर्ष बाद लाहौर का शासक रह चुका था, उसे सिंहासन पर बिठा दिया। यह चुनाव दुर्भाग्यपूर्ण था। रुकनुद्दीन शासन के बिल्कुल अयोग्य था। वह नीच आदतों का था। वह राज्यकार्य की उपेक्षा करता था तथा राज्य के धन को अपव्यय करता था। उसकी मां शाह तुर्खान के कार्यों की बात बिगड़ती जा रही थी। उसने सारी शक्ति को अपने अधिकार में कर लिया, जबकि उसका पुत्र रुकनुद्दीन भोग विलास में ही डूबा रहता था। सारे राज्य में गड़बड़ी फैल गई। बदायूं, मुल्तान, झांसी, लाहौर, अवध एवं बंगाल में केंद्रीय सरकार के अधिकार का तिरस्कार होने लगा। दिल्ली के सरदारों ने, जो राजमाता के अनावश्यक प्रभाव के कारण असंतोष से उबल रहे थे, उन्हें बंदी बना लिया तथा रजिया को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया। रुकनुद्दीन फिरोज को, जिसने लोखरी में शरण ली थी, कारावास में डाल दिया गया, जहां 1266 ईस्वी में 9 नवंबर को उसके जीवन का अंत हो गया। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए रजिया को न केवल अपने सगे भाइयों बल्कि शक्तिशाली तुर्की सरदारों का भी मुकाबला करना पड़ा और वह केवल 3 वर्षों तक ही शासन कर सकी। यद्यपि उसके शासन की अवधि बहुत कम थी, तथापि उसके कई महत्वपूर्ण पहलू थे। रजिया के शासन के साथ ही सम्राट और तुर्की सरदारों, जिन्हें चहलगानी 40 कहा जाता है, उनके बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया। दिल्ली के तख्त पर राज करने वाली एकमात्र महिला शासक रजिया सुल्तान व उनके प्रेमी याकूत की कब्र का दावा 3 अलग अलग जगह पर किया जाता है। रजिया की मजार को लेकर इतिहासकार एक मत नहीं है। रजिया सुल्तान की मजार पर दिल्ली कैथल एवं टोंक अपना अपना दावा जताते आए हैं।
लेकिन वास्तविक मजार पर अभी फैसला नहीं हो पाया है। वैसे रजिया की मजार के दावों में अब तक ये 3 दावे ही सबसे ज़्यादा मजबूत हैं। इन सभी स्थानों पर स्थित मज़ारों पर अरबी फारसी में रजिया सुल्तान लिखे होने के संकेत तो मिले हैं, लेकिन ठोस प्रमाण नहीं मिल सके हैं। राजस्थान के टोंक में रजिया सुल्तान और उसके इथियोपियाई दास याकूत की मजार के कुछ ठोस प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पुराने कब्रिस्तान के पास एक विशाल मजार मिली है, जिस पर फारसी में सल्तने हिंद रजियाह उकेरा गया है। पास ही में एक छोटी मजार भी है जो याकूत की मजार हो सकती है। अपनी भव्यता और विशालता के आकार पर इसे सुल्ताना की मजार करार दिया गया है। स्थानीय इतिहासकारों का कहना है कि बरहाम से जंग और रजिया की मौत के बीच 1 माह का फासला था। इतिहासकार इस 1 माह को चूकबस उल्लेखित नहीं कर पाए और जंग के तुरंत बाद उसकी मौत मान ली गई, जबकि ऐसा नहीं था। जंग में हार को सामने देखकर याकूत रजिया को लेकर राजपूताना की तरफ निकल गया। वह रजिया की जान बचाना चाहता था, लेकिन आखिरकार उसे टोंक में घेर लिया गया और यहीं उसकी मौत हो गई। साथियों, ऐसे ही वीरांगनाओं की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।